अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान। आई एम वर्किंग एज ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। बहुत से बच्चे जिन्होंने भी एफएससी की है या जो प्रमोट हुए हैं और बहुत से पेरेंट्स जिनके बच्चों ने भी एफएससी की है, वो बार बार ये पूछ रहे थे कि हमें एज ए प्रोफेशन फ़िज़िकल थेरेपी को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा और आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा डीपीटी के मतलब, फ़िज़ियोथेरेपी के मतलब कि ये फ़ील्ड किस तरह की है, इसका स्कोप कितना है, इसका पे स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है या इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, और इसके बैकग्राउंड के मतलब, इसके ओरिजिन के मतलब भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन और बहुत से दूसरे जो सीनियर फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं उनका जो ओपिनियन है इस फील्ड को लेकर वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि आपको ये फ़ील्ड अभी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको एज ए प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस फील्ड के मतलब आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लें। सबसे पहले जहाँ तक बात है इस फील्ड के मतलब कि एक ऐसी फ़ील्ड है, तो फील्ड बहुत अच्छी है, इसका स्कोप भी ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो फ़िज़िकल थेरेपी 1813 में 1813 में पहली दफ़ा बाकायदा एज ए फ़ील्ड इंट्रोड्यूस करवाई गई थी मेडिकल में। और वर्ल्ड वार के बाद जो जंगी ज़ख्मी हुए थे उनको रिहेबिलिटेशन का काम जो था वो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के ज़िम्मे था। और स्टार्ट में ये फ़ील्ड सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस थी, सिर्फ फ़ीमेल डॉक्टर्स जो थे वो आती थी इस फील्ड में और अपना रिहेबिलिटेशन का काम जो था वो करती थी। फ़िज़िकल थेरेपी में बेसिकली होता यह है कि हमने फ़िज़िकल मींस के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करना होता है या उनको रिहेबिलिटेट करना होता है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना होता है। उनके किसी भी इंजरी के बाद या किसी भी ऑपरेट के बाद कोई भी ऐसा केस आता है तो उसमें हमें उनको डील करना होता है। और इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास डिफरेंट मीन्स होते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के, जिसमें हम मैनुअल थेरेपी का यूज़ भी करते हैं, हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ भी करते हैं, हम हाइड्रोथेरेपी का यूज़ भी करते हैं, हम हीट थेरेपी भी देते हैं और मसाज थेरेपी भी देते हैं। और मुख्तलिफ़ तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ मीन्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान में फील्ड कब स्टार्ट हुई, तो 1956 में जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कराची में पहले ये फ़ील्ड स्टार्ट करवाई गई थी। और शुरू में ये फ़ील्ड 2 और 3 साल का एज ए डिप्लोमा इसको करवाया जाता था। उसके बाद बीएस फ़िज़ियोथेरेपी यानी 4 साल का फ़िज़ियोथेरेपी में कोर्स करवाया जाने लगा। उसके बाद 2010 में इसको 5 साल का कोर्स किया गया था, जिसके बाद इसको बीएस फ़िज़ियोथेरेपी के बाद इसको डीपीटी यानी डॉक्टर फ़िज़िकल थेरेपी का नाम दिया गया था और ये 5 साल का कोर्स हो गया था। अगर आगे हम बात करें इसकी फ़र्दर स्टडीज़ की, तो इसमें आगे एमफिल, एमएस या पीएचडी भी करवाई जा रही है। और इसकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं। हम न्यूरोमस्कुलर फ़िज़िकल थेरेपी में जा सकते हैं, हम स्पोर्ट्स फ़िज़िकल थेरेपी में जा सकते हैं, हम मस्कुलोस्केलेटल फ़िज़िकल थेरेपी कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि इसमें वीमेंस के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी एक स्पेशल ब्रांच होती है फ़िज़िकल थेरेपी की, जिसमें सिर्फ अभी तक ख़वातीन उसको कंटिन्यू कर रही हैं। और फ़ीमेल्स के जो भी मसले होते हैं प्रेगनेंसी के केसेस में या कुछ भी इस तरह के मसले होते हैं, उनको उस फील्ड में स्पेशली ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो फ़िज़िकल थेरेपी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसका बहुत स्कोप है ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में। और अभी ख़ासकर जब पूरी दुनिया में हम मेडिसिन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है कि मेडिसिन कम से कम यूज़ करें, पेन किलर्स कम से कम यूज़ करें, तो उस वक्त इस फील्ड की ज़रूरत भी ज़्यादा महसूस हो रही है, इसको प्रोटोकॉल भी ज़्यादा मिल रहा है। और ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में और भी काफ़ी इदारों में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के लिए जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर हम वर्किंग ऑप्शंस की बात करें कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर होती है या जॉब्स किस जगह पर होती है और इनका काम किन इदारों में होता है, तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कंसल्टेशन करते हैं और पेशेंट को असेस भी करते हैं, डायग्नोज भी करते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट भी उनको देते हैं। और अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट रन करते हैं। इसके अलावा बहुत से स्कूल्स में स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स होते हैं या सीपी सेंटर होते हैं या न्यूरो रिहैब सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ पर फ़िज़िकल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के लिए जॉब्स होती हैं। मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ ये हो सकता है कि ये सब फील्ड्स में जॉब पाकिस्तान में ना हो, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में जहाँ पर अगर हम पूरा बात करें प्रोसेस का या एक थ्रू प्रॉपर चैनल बात करें, तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को इन सब जगहों पर जॉब्स इनके लिए काफ़ी सारी होती हैं। स्पोर्ट्स में इनके लिए बहुत सारी जॉब्स होती हैं, मुख्तलिफ़ प्राइवेट क्लब्स जो होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के इदारे जो होते हैं,
उन्होंने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हायर किए होते हैं। और अक्सर जगह पर मैं ख़ुद एक जिम्नास्टिक सेंटर के साथ अटैच हूँ काफ़ी अरसे से। अक्सर जगह पर होता ये है कि जब भी आपको कोई कंपटीशन में आपको एंट्री करवानी होती है, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कि आपके पास फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करें तो इसके अलावा बहुत से लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और फिज़िकल थेरेपी में एक होम विज़िट्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो पैरालाइज होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को घर जाकर भी ट्रीट करना पड़ता है। तो बहुत से बहुत से फिज़िकल थेरेपिस्ट अपनी ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ होम विज़िट भी वो करते हैं, होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। और उसके साथ भी एक अच्छी खासी एज ए बोनस या आपकी इनकम अच्छी हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा, तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट टीचिंग में भी जॉब करते हैं। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को हायर किया जाता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। तो ये चंद फील्ड्स थी जिनमें हम बीइंग ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, या हम एज ए प्रोफेशन उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कौन से कॉलेजेस जो हैं वो फ़िज़िकल थेरेपी में एडमिशन ले रहे हैं या डीपीटी करवा रहे हैं बच्चों को। तो पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत से कॉलेजेस ने फ़िज़िकल थेरेपी अभी स्टार्ट करवा दी है पिछले कुछ सालों में। अगर हम टॉप ऑफ द लिस्ट बात करें, हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा गुलाब देवी में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और बहुत से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास। पेशावर में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बड़े बड़े नाम हैं। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान भर में एडमिशन करवा रही हैं। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने अभी फ़िज़ियोथेरेपी शुरू करवाई थी। और इसके अलावा बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्राइवेट जो कैंपसेस बने थे मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने भी फ़िज़ियोथेरेपी शुरू करवाई थी। लेकिन अक्सर सब कैंपसेस को HEC ने बैन कर दिया था, उसमें फ़िज़ियोथेरेपी के एडमिशन बैन हो गए थे। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर ज़रूर ही फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले आप यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज़ होना और उसकी जो HEC की तरफ से उसका स्टेटस क्या है यूनिवर्सिटीज़ का, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर हम उसके बाद बात करें फ़ीस की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में पर ईयर आपको अराउंड 40,000 टू 80,000 तक आपकी फ़ीस हो सकती है। इसके अलावा आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं या आपके खाने वगैरह के हैं, वो अलग होंगे। अगर हम प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट की रेंज भी काफ़ी वेरी करती है। इसमें आपको 50,000 पर सेमेस्टर से लेके 2 लाख पर सेमेस्टर तक डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो आपको चार्ज कर रहे हैं। इनकी पूरी डिटेल लिस्ट जो है वो आपको नेट पर अवेलेबल होगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कितना अर्न करते हैं। ये वो लोग भी पूछ रहे हैं जिन्होंने एडमिशन अभी लेना है, पेरेंट्स भी पूछते हैं, और वो लोग भी पूछ रहे हैं जिनका एडमिशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एज ए सोसाइटी मेंबर वो पूछना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स फ़िज़िकल थेरेपिस्ट है तो वो कितना अर्न करता है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि हर बंदा पे के पीछे बड़ा भागता है। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को 5 ईयर डिग्री करने के बाद, बेसिक फ़िज़िकल थेरेपी की जो डिग्री है, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, वो कंप्लीट करने के बाद 17 ग्रेड की जॉब, जो पे स्केल होता है हमारा गवर्नमेंट में 17 ग्रेड जो है वो हमें मिलता है। गस्टेड ऑफिसर होते हैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, और 17 की अगर हम बेसिक पे की बात करें तो ये 50,000 प्लस में 67,000 तक, और एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज़ करती है, 70-75 तक जाती है। और उसके बाद आपको प्रमोशन मिलती रहती है, आप 18-19 स्केल्स में ईज़िली जा सकते हैं। अगर हम प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत से हॉस्पिटल्स आपको पर आवर भी पे करते हैं, पर पेशेंट भी आपको पे करते हैं। शेयर्स पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें आपकी पे भी वेरी कर सकती है। 25,000 से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होकर 45,000 तक, 50-60 तक, वो इलाके के हिसाब से या हॉस्पिटल की कंडीशन के हिसाब से
आपको पे करते हैं। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो नॉर्मली अगर हम एक लाहौर जैसे सिटी की बात करें तो 1000 से लेके 2000 तक 2500 तक भी लोग अपनी फ़ीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं, और एक पेशेंट को देखने में आपको 25 टू 30 मिनट्स जनरली लग जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना टाइमिंग के हिसाब से पर आवर इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जॉब में बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स अनाउंस होती हैं तो कितने अरसे बाद होती हैं और इसकी जॉब रेशो क्या होती है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो DSQ में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल होता है, हर ज़िले में अमूमन एक होता है। अगर कोई बड़ा ज़िला है तो उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक ज़िले में 4 सीटें होती हैं। एक DSQ में 4 फिज़िकल थेरेपिस्ट की सीट्स होती हैं अभी जो अवेलेबल हैं, और अभी सिर्फ फिज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट में सीट्स आती हैं। अदरवाइज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हायर करते हैं, यानी ICU में कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो हायर करते हैं। उसके अलावा पेडियाट्रिक वार्ड जो होता है उसमें अलग से फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हायर किए जाते हैं। न्यूरो का वार्ड जो होता है उसमें अलग से फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हायर किए जाते हैं। तो मैंने ऐसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखे हैं जहाँ पे एट ए टाइम 25 टू 30 फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो जॉब कर रहे होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब रेशो ज़्यादा है, लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो जॉब रेशो बहुत कम है। 4 जो सीट्स होती हैं वो DSQ में होती हैं, और एक सीट तहसील लेवल पर जो TSQ हॉस्पिटल होता है वहाँ पर होती है। इसके अलावा कोई BHU यूनिट में या किसी भी ऐसे बेसिक जो हेल्थ केयर यूनिट होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनमें कोई सीट फिज़िकल थेरेपिस्ट की नहीं आती। और इसके बाद एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम जिसकी तरफ बहुत से स्टूडेंट्स का जो फिज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और बहुत से पेरेंट्स का उनका कंसर्न नहीं होता या उनकी तवज्जो नहीं जाती, वो ये है कि हमारी फिज़ियोथेरेपी की मार्केट वैल्यू क्या है या इसकी डिमांड क्या है। हमारे रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात की जाए तो हमारे रीजन में इसकी डिमांड क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और यह कि हमारी कोई गवर्निंग बॉडी है या नहीं है, कोई कौंसिल बनी है कि नहीं बनी। तो पाकिस्तान में फ़िज़ियोथेरेपी की अभी कोई कौंसिल मौजूद नहीं है, कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी मौजूद नहीं है जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के लिए कॉन्टीन्यूसली जॉब्स क्रिएट करने का काम करे, या उनके लिए उनका पे स्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट लेवल पर उनको रिप्रेजेंट करे। ऐसी कोई बॉडी मौजूद नहीं है। इसी वजह से पिछले कुछ अरसे में बहुत से प्राइवेट कैंपसेस ने फिज़ियोथेरेपी शुरू करवाई। बहुत ज़्यादा इनटेक स्टूडेंट्स का हुआ इस फील्ड में और बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होगी मार्केट में भी। अल्टीमेटली वो फिज़िकल थेरेपिस्ट जो ग्रेजुएट होकर आते हैं तो मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ता है और फिज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं उनकी जॉब्स का प्रॉब्लम आता है। तो एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम अपने एरिया में, अपने रीजन में बात करें फिज़ियोथेरेपी का, तो फ़िलहाल अभी तक कोई चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे कौंसिल बनने के। हो सकता है कि मज़ीद 5 या 10 साल में ऐसा कोई सीन क्रिएट हो और कोई तवज्जो जाए। लेकिन पिछली हुकूमत ने 2018 से पहले जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने फिज़ियोथेरेपी कौंसिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया था और तब उम्मीद थी कि ये आगे चलेगा, इसका बजट मंजूर होगा और पूरी बॉडी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन दोबारा जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 के बाद जो हुकूमत बनी, उसमें फिर से वो ड्राफ्ट जो है वो उसको नामंजूर किया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो अभी अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे फिज़ियोथेरेपी की ओवरऑल पाकिस्तान में हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अर्निंग के हिसाब से तो सब फिज़िकल थेरेपिस्ट अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, कुछ सीनियर फिज़िकल थेरेपिस्ट बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, और जो जूनियर्स या फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो भी, उनकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और वो भी कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छी इनकम हो जाती है। लेकिन अगर हम फ्यूचर में देखा जाए तो इसमें अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुमकिन है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन अगर हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो कौंसिल का ना होना इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो चीज़ प्राइवेट प्रैक्टिस पे इफेक्ट करती है वो आपके रीजन में, आपके किसी भी एक स्पेसिफिक इलाके में लोगों का जो अवेयरनेस है फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ, वो मैटर करती है। और आपकी जो डिमांड है मार्केट में वो मैटर करती है कि आप किस इलाके में कितने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट एट ए टाइम वर्क कर रहे हैं आपके इलाके में, और आपके इलाके का लिटरेसी रेट क्या है या लोगों का क्या वहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या है, कितनी रनिंग होती है क्लिनिक्स पर। और इसमें आपका लोगों की जो ग्राउंड इनकम होती है वो भी मैटर करती है कि किसी इलाके में अगर बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग रहते हैं तो वहाँ पर फिज़िकल थेरेपिस्ट को लोग ज़्यादा कंसल्ट करते हैं, क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए तो फील्ड हमारी वो उसमें पेशेंट को पे ज़्यादा करना पड़ता है, उनको बार बार विज़िट करने पड़ते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो लंबे चलते हैं, जिनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, यानी पैरालिसिस के केस में या न्यूरो किसी केस में
या सर्जरी वगैरह से बचने के लिए जब हम अक्सर फिज़िकल थेरेपी करते हैं तो अक्सर केसेस में लंबे सेशन भी चलते हैं। तो आम जो हमारा तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं करते बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात पॉवर्टी लेवल भी इतना ज़्यादा होता है कि हम किसी इलाके में इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, या फिर अवेयरनेस लेवल इतना कम होता है कि लोग डायरेक्टली फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास आते नहीं हैं या फिर ज़्यादा विज़िट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें सम अप करके आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर वो इफ़ेक्ट करती है। तो आपको कहीं पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने से पहले ये लाज़मी देखना पड़ेगा कि वो उस एरिया का ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पर लोगों की कंडीशन क्या है, वहाँ पर किस तरह के लोग, किस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास लोग हैं। तो उस हिसाब से आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो चलती है। और आखिर में कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि फ़िज़िकल थेरेपी का जो कोर्स होता है, हमें 5 साल में जो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो सिंपली हमारा कोर्स, बेसिक कोर्स जो होता है वो मेडिकल के जितने भी प्रोफेशन है उनमें 2 साल का जो बेसिक कोर्स होता है वो सेम ही होता है। आपको एनाटमी, आपको फिजियो, आपको बायोकेमिस्ट्री और इस तरह के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। और उसके बाद आके आपके जब स्पेसिफ़िक कोर्स की बात आती है तो डिफरेंट फिज़िकल थेरेपी के स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कोर्स में, एमबीबीएस के कोर्स में और फिज़ियोथेरेपी कोर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क इस तरह से नहीं है कि बुक्स ऑलमोस्ट सेम है। कुछ बुक्स एडिशनल आपको पढ़ाई जाती हैं फिज़ियोथेरेपी में जो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं फ़िज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट के, तो कोर्स ज़्यादा डिफ़र नहीं करता। इस सब डिस्कशन के बाद आई होप कि आपको जितना भी मेन कंसर्न होता है पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, वो आपको पता चल गया होगा और आपको अपने बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम अपने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात करें, मार्केट में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारा ग्रेजुएशन के बाद हमें फील्ड में क्या स्ट्रगल करनी पड़ी और हमारी जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से चलती है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है और मेरा जो अपने सीनियर फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ इस बारे में फिज़ियोथेरेपी के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन रहती है, उनमें अगर जनरली बात करें तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट पर अभी मार्केट में टफ़ टाइम चल रहा है। हमारे जो चूँकि काउंसिल भी नहीं है, कोई ऐसा गवर्निंग बॉडी भी नहीं है, तो ओवरऑल गवर्नमेंट लेवल पर भी इन पर टफ़ टाइम है। और स्पेशली वो फिज़िकल थेरेपिस्ट जो अभी ग्रेजुएट होंगे 1-2 सालों में, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी एडमिशन लेंगे और 5 साल के बाद ग्रेजुएट होकर मार्केट में आएंगे, तो उनको मार्केट में एक टफ़ टाइम देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स अभी कम है, जॉब क्रिएशन कम है, और उसके बाद जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उनको अच्छा खासा उसमें कंपटीशन मिलेगा। लेकिन इन सब बातों के बाद भी कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर मूव कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में, यूरोप में जाके हम फिज़ियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नो डाउट पाकिस्तान से बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन कि वहाँ पर हर पेशेंट को ज़रूरी होता है कि वो अपनी सर्जरी के बाद भी और सर्जरी से पहले भी अपनी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करे और फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट जो है उसको कंटिन्यू करे। तो वहाँ पर स्कोप भी है, इनकम भी अच्छी होती है, वहाँ पर पे भी अच्छी है, और पर आवर वहाँ पर जो है हर प्रोफेशन की हम पे को काउंट करते हैं, तो उस हिसाब से अच्छा खासा फिज़िकल थेरेपिस्ट कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिंपली आपको एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ मूव करने के लिए हर कंट्री का अपना एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, आप उसको क्लियर करते हैं और वहाँ जाकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी इतना एज सिंपल नहीं होता। यानी हम हमारे जो फेलोज़ थे, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स जो हैं, जो बात करते हैं कि हम फ़ौरन से बाहर चले जाएंगे डिग्री करने के बाद, तो उनमें से एक कुछ थोड़ी सी परसेंटेज होती है जो बाहर मूव कर सकते हैं। बहुत से मैटर्स होते हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होती हैं, आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप इतनी आसानी से हर बंदा बाहर मूव नहीं करता। तो अगर हम ये ज़हन में रख कर सिर्फ अपना डिसीजन लेंगे कि हम यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर मूव कर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इतना फेयर नहीं है कि आप सिर्फ इस बेस पे अपना डिसीजन लें। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पहले से बाहर लिंक्स हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, तो फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एट द एंड बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, बीइंग अ फिज़िकल थेरेपी ग्रेजुएट, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पर्सनल आके मुझे कंसल्ट करते हैं, जो फैमिलीज़ आके हमसे क्वेश्चनिंग करती है कि हमें हमारे बच्चे को फिज़ियोथेरेपी करनी चाहिए, तो मैं किसी को भी पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि एटलीस्ट अगले 5 साल तक पाकिस्तान में रहते हुए फ़िज़ियोथेरेपी में आप एडमिशन लें और आप ये सोचें कि हम एज ए प्रोफेशन इसको कंटिन्यू करेंगे और हम एक अच्छी इनकम जो है वो इसे जनरेट कर पाएंगे अपनी एक फैमिली को रन करने के लिए। जिन्होंने कर ली है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं, हो जाएंगे। लेकिन अभी नए स्टूडेंट्स को मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी इदारे में
फ़िज़िकल थेरेपी को कंटिन्यू करें। इसके अलावा आप किसी भी टेक्निकल फ़ील्ड को, आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मेडिकल इंजीनियरिंग जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बीडीएस करें, आप एमबीबीएस करें, आप किसी भी और ऐसी फील्ड को कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आने वाले 5 से 10 सालों में स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लें। हो सकता है कि आप इसको मेरा पर्सनल ओपिनियन समझें, लेकिन कुछ और भी सीनियर फिज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं, जो इवन एजुकेशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, अपने गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशनल पोस्ट पर हैं, जिनके अंडर पूरे के पूरे फ़िज़िकल थेरेपी के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, पूरी लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट रन कर रहा है, उनके भी ओपिनियन कुछ इसी तरह के हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी में अभी आने वाले कुछ अरसे में स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में अगर हमारी काउंसिल बन जाती है, हमारी जॉब ज़्यादा क्रिएट होती हैं, तो फिर ये ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। फिर हम खुद भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि आप इस फील्ड को एज ए प्रोफेशनल फील्ड आप चूज़ करें या इसको ज्वाइन करें। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता चलूँ कि फ़ील्ड बहुत अच्छी है, इसका ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में बहुत स्कोप है और पाकिस्तान में भी स्कोप अभी भी है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी अवेयरनेस टाइम टू टाइम ज़्यादा हो रही है। लेकिन अभी हमारी जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जनरेट करने की पावर है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, हमारे ओवरऑल पूरे मुल्क में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स की मिलाकर, वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट में हर साल हज़ारों की तादाद में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से नए ग्रेजुएट्स को या वो स्टूडेंट्स जो भी एडमिशन लेंगे उनको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन जो है वो मार्केट में मिलेगा। और उसके बाद फिर होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में चूँकि हमें अपनी इनकम स्टार्ट करनी होती है, हमारी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना होता है, तो फिर सब लोग इससे सफ़र करते हैं। लेकिन आखिर में स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है वो इस फील्ड के रिलेटेड, या आपको कोई भी चीज़ अभी डिस्टर्ब कर रही हो, आप इस फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर उस पर कमेंट्स दूँगा अपने, और आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। एट द एंड मैं एक बात मेंशन करता चलूँ कि आपके फील्ड में आने या ना आने से मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हदीस में भी आता है कि आपसे जब भी कोई शख्स मशवरा ले तो उसको बेहतरीन मशवरा दें। और मैंने आपके सामने सारे फील्ड के ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में भी और पाकिस्तान में भी जो कंडीशन है उसके प्लस पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके सामने रखती हैं, इस फील्ड के मतलब भी आपको बता दिया है। उसके बाद डिसीजन आपका अपना है, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आने वाले कुछ अरसे में कोई भी स्टूडेंट जो है फ़िज़िकल थेरेपी फील्ड को ज्वाइन करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिजिकल थेरेपी कम्युनिटी के एक लीडिंग एंड इनोवेटिव पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट अ पर्सनैलिटी बट एन इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर वैसी इज़ करंटली वर्किंग एज डिप्टी डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज इन जीसी यूनिवर्सिटी फैसला। सर, आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, आपके लिए थोड़ा सा सवाल है कि जिन्होंने अभी एफएससी की है मेडिकल के साथ, आपका उनके लिए एक सिंसियर मशवरा एक बाप की हैसियत से आप उनको रिकमेंड करेंगे कि आप फिजिकल थेरेपी? मैं उनको कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, मसलन प्रोफेशनल एजुकेशन में एमबीबीएस को आप काउंट कर रहे हैं? मैं कोई प्रोफेशनल एजुकेशन उनसे रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरे उनसे 3 सवाल होते हैं पंजाबी में, मैं सीधा सीधा पूछता हूँ काका पैसे कितने तेरे को? ठीक है, सही हो। हाउ इज़ योर वर्थ? सही है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? व्हेन यू हैव टू अर्न, कदों कमाना है? ठीक है। सही हो। फैमिली है। बर्डन तो नहीं आप पे? कब कमाना है? जी हाँ। करना की चाहना है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी फिजिकल थेरेपी फील्ड में एडमिशन बैन कर देना चाहिए? मेरा तो अपना जाती ख्याल यही है कि बंद करो इसको। कितने अर्से तक? 5 साल, 10 साल, 20 साल तक? उस वक्त तक जब तक कि हर हॉस्पिटल में, हर डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी की सीट्स नहीं आती और एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, जब तक कि करिकुलम जो है वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं होता, तक कि ये क्राइटेरिया नहीं पता लगता कि इसमें 70% हमने लेना है या 80% के बच्चे लेने हैं, जब तक कि हॉस्पिटल अटैचमेंट्स पूरी तरह नहीं होती, जब तक आपको लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होते, और जब तक आपको लगता है कि 100 में से कम 50 बच्चे नौकरी हासिल नहीं कर पाते, मेरा अपना ख्याल है कि 100 में से शायद 3 से 4% के पास नौकरी है, 95 से 97% के पास नौकरी नहीं है, और 100 में से 20 लड़के हैं और 80 लड़कियां हैं। जब फीमेल की तादाद ज्यादा हो जाएगी, उनके पास, फीमेल के पास क्या है, वो तो होम विजिट्स भी नहीं करती, 80 में से 10 करती होंगी होम विजिट, 70% नहीं करती, और डिप्रेशन का शिकार होएंगी। डिप्रेशन का शिकार होएंगी तो हालात बुरे होंगे।